हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर जूलॉजी मेंटर। और बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। और जिसमें हम मैक्सिमम काफ़ी सारा चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है हमने उसमें स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे हमें आरडीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। वैसे तो हम इसमें सब कुछ आपको बता चुके हैं कि हम कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस करते हैं। हमने जब प्रोसेस स्टार्ट की थी तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स बताए कि कौन से एंजाइम्स हमें यूज करने हैं। अगर फंगल सेल है तो उसकी सेल वॉल के लिए काइटिनेज यूज करना है, प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज यूज करना है। इस टाइप से मैंने आपको काफी सारे बताए। साथ में प्रोटीएजेस हम यूज करेंगे, ठीक। आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे। ये सब हमने कर लिया था। तो हमें एक अपना डीएनए का फ्रेगमेंट मिला जिसको हमने इस मिक्सचर से अलग कैसे किया, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। उसमें क्या था, हमने चिल्ड इथानॉल को डाला और जो आपका डीएनए था वो प्रेसिपिटेट हो गया और फिर उसको हमने विद एन इंस्ट्रूमेंट उसको ऐसे खींचकर बाहर निकाल लिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पूलिंग। ठीक है जी। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट, जो हमें डीएनए मिला, ठीक है, अब उसमें से हम एक जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जितना पार्ट हमें चाहिए, जो जीन हमें चाहिए, जिसका हमें आगे यूज करना है, हम क्या करेंगे, हमें उस मतलब उस पार्ट को हमें पाने के लिए हम उसको कट करवाएंगे थ्रू एन एंजाइम जिसका नाम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है जी। फिर हमने जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया तो ऑफ कोर्स कि हमें क्या मिले, बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स मिले। अब उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे अलग करने के लिए हमने कौन सी प्रोसेस यूज की थी बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद आ गया आपको, जिसमें हम एगेरोस जेल यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जो डीएनए है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, सो इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड, ऐसे मूव करेगा। छोटा फ्रैगमेंट ज़्यादा दूर चल तक जाएगा और हम उसको फिर वहाँ से निकालेंगे कैसे, हम उसको देखेंगे कैसे, हम उसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और फिर उसको अंडर द यूवी लाइट जब आप देखोगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मिलेंगे और उसको जो भी बैंड आपको चाहिए उसको आप उस एगेरोस जेल के साथ कट करेंगे और फिर उस जेल से निकाल लेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, एल्यूशन। समझ आ गया। तो दो टर्म यहाँ पे थोड़ी अलग हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, वन इज स्पूलिंग एंड वन इज एल्यूशन। दोनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं। इतनी बात हम कर चुके थे। चलो अब वैसे तो हमें पता है इसके बाद क्या होना है। इस प्रोसेस के बाद जब हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया बेटा, हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर लेते हैं दैट इज अ प्लाज्मिड लेते हैं, उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने पहले डीएनए के लिए यूज किया था उससे लेके उसको कट करवाएंगे। यही हमने किया था, यही करते हैं हम, कट करवाएंगे ताकि दोनों के जो एंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड मिल जाए हमें और वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से वो ज्वाइन कर जाए। ये हमारा एक बेसिक प्रोसीजर है। बट बात ये है बेटा, जो आपको डीएनए फ्रैगमेंट मिला, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, वो तो बेचारा इतना सा मिला। क्या आप थोड़ा सा, अब इतना सा मिला है तो ऑफ कोर्स वो आगे जाके कितना ही डिवाइड कर जाएगा, कितना ही कुछ कर लेगा। और अगर करेगा अभी तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, आपको मान लो कि ये जो जीन है ये अल्टीमेटली इंसुलिन बनाता है, तो ये जो इंसुलिन है आपको देखो कितनी देर में मिलेगा और इंसुलिन की डिमांड कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको पता है डायबिटीज पेशेंट को चाहिए भाई। तो ऑफ कोर्स तो हम ये डीएनए फ्रैगमेंट को हम कुछ ऐसा करें कि हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ना मेन वाला, वो हमें उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, उसके हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमें अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो हमें एक वो डीएनए फ्रैगमेंट मिला है, हम उसकी क्या करवाएंगे, एम्प्लीफिकेशन। क्या करवाएंगे बेटा, एम्प्लीफिकेशन। मतलब एम्पलीफाई करना। एक इतना सा पीस था उसको हम कुछ ऐसा कर देंगे कि वो डिवाइड कर करके, वो अकेला जीन ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड कर करके बहुत सारे बन जाए। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, एम्पलीफिकेशन करना है। और जिस प्रोसेस से हम उसको एम्पलीफाई करेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज द पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है बेटा, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट विल बी पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर उसके बाद हम करने वाले हैं अबाउट द बायोरिएक्टर, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम कर रहे हैं आज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बेटा, एक ऐसी, जब हमने नाम ले दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मींस एक ऐसी रिएक्शन जिससे हमको जो हमारा एक छोटा सा वो है, छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट है, वो बहुत सारा हो जाए, मीन एम्प्लीफिकेशन हो जाए। तो पीसीआर इज बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यू कैन से एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। क्या बोलेंगे बेटा आप इसको? एम्प्लीफिकेशन ऑफ gene of interest, amplification of gene of interest, और you can say DNA। जो आपका डीएनए आपने निकाला है फ्रैगमेंट, वो, या यूं कह लो जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, सो ये बेसिकली होता क्या है? इट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब समझ आ रहा है? याद आ रहा है? टेस्ट ट्यूब में भी किया था, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था, मींस वो चीज जो आपकी बॉडी के बाहर हो रही है दैट इज इन विट्रो। जो आप लैब के अंदर प्रोसीजर कर रहे हो वो होता है इन विट्रो। तो यहाँ पर भी हम जो डीएनए फ्रैगमेंट हमें मिला है उसको हम एम्प्लीफाई करवा रहे हैं इन द लैब। सो इट इज बेसिकली जीन रेप्लिकेशन इन विट्रो, मींस जीन रेप्लिकेशन इन दी लैब्स। क्लियर है बेटा? दोनों पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज इन विट्रो एंड व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी हम बहुत सारी कॉपीज लेते हैं, इसको एम्प्लीफाई करते हैं, और इस एम्प्लीफिकेशन को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे तो है नहीं कि हम अपना डीएनए फ्रैगमेंट रख देंगे वो और उसको कहेंगे चलो अब तुम डिवाइड करो। भाई वो ऐसे नहीं करेगा डिवाइड, उसको आपको करवाना पड़ेगा डिवाइड, उसको कुछ नेसेसरी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना पाए। ठीक है, तो इसका अगर आपको डीएनए फ्रैगमेंट को डिवाइड करवाना है तो मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ध्यान से सुनना है। पहली चीज़ क्या होगी बेटा? पहली चीज़ होती है प्राइमर। तो 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। अब 2 सेट क्यों चाहिए वो मैं आगे बताऊंगी, पहले आप समझ लो प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर क्या होता है? प्राइमर इज बेसिकली एक केमिकली सिंथेसाइज्ड, जो हमने खुद से ही बनाया है, इट इज केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे लाइक ए, टी, जी, सी, ये सब होते हैं। इन सब को मिला के एक छोटी सी हमने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब काफ़ी सारे होंगे बट ठीक है, एक छोटी हमने सीक्वेंस बनाई हुई है जिसे कहते हैं प्राइमर, एंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर जीनोमिक डीएनए। जो हमने डीएनए फ्रैगमेंट लिया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही हम प्राइमर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो, ऐसे आपने किया होगा, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। मान लो कि आपका डीएनए फ्रैगमेंट है, 2 डबल स्ट्रैंडेड है, मैंने एक स्ट्रैंड ले लिया। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या लगे हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। मैं कह देती हूँ यहाँ पे ए है, यहाँ टी है, ये जी है, ये सी है। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री मुझे कोई प्राइमर चाहिए, प्राइमर इज ऑल्सो ए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो भी ऐसी ही एक सीक्वेंस है, और उसके पास जो ये बेस पेयर्स हैं, उसके पास जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस। मतलब अगर मान लो आपने ये लिया, ये है आपका प्राइमर, ठीक है, तो बेटा आपका प्राइमर कैसा होगा? जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो इसके साथ बॉन्ड बना सके। तो ए के साथ कौन बनाता है? टी, जी के साथ सी, फिर ए के साथ टी, फिर तो आपको ऐसा ही प्राइमर लेना है विच हैज न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द
जीनोमिक डीएनए, ये है आपका मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये था आपका मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बता दिया कि हमें पहले चीज़ क्या चाहिए बेटा, हमें प्राइमर चाहिए। लिखवाऊंगी, पहले समझ लो। प्राइमर चाहिए, चलो जी प्राइमर मिल गया, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि आपकी ये डीएनए फ्रेगमेंट इतना लंबा है, ठीक है, लेकिन आपका प्राइमर इतना छोटा सा है। हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ऐसा ही ये पूरा का पूरा एक लंबी चेन, पूरी एक लंबी चेन बन जाए। मतलब क्या होगा, ये आपके पास ऑलरेडी था, आपने एक और बना ली, तो ऑफ कोर्स आपका जो मेन मटेरियल था वो डबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये आपके पास मेन मटेरियल था ये वाला, ठीक है। आपने सिमिलर एक और चेन बना दी, तो ऑफ कोर्स आपका मटेरियल क्या हो गया बेटा, पहले एक फ्रेगमेंट था, आपको दूसरा भी मिल गया, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये प्राइमर तो छोटा सा पार्ट है जो एक कोने पे लगा है, इसको अगर इसको आगे पूरा का पूरा एक पूरी फ्रेगमेंट बनानी है तो इस प्राइमर को चाहिए होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो AGTC हैं ये सब न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए। और साथ में चाहिए एक एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम है, वो बात करेंगे क्यों एक स्पेसिफिक लेते हैं, बट आपको पहले पता होना चाहिए एक तो इसको प्राइमर चाहिए, दूसरा इसको चाहिए क्या, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, साथ में इसको क्या चाहिए बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यहाँ पर जो आप एंजाइम लेते हो उसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। क्या होता है बेटा, टैक पॉलीमरेज, जो कि आपको एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से मिलता है, जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस, यही होता है आई थिंक, हाँ ठीक है, वहाँ से मिलता है टैक पॉलीमरेज। इस एंजाइम की खासियत ये है कि ये जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इवन 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये अपना काम करता रहता है, ठीक है। हमको ऐसा एंजाइम क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम पीसीआर करते हैं तब हाई एनवायरनमेंट में ही इसको करना पड़ता है। क्यों, अभी देखेंगे। अभी आपको समझ आया कि पीसीआर में आपको चीज़ें चाहिए क्या, पहले तो प्राइमर चाहिए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चाहिए और एक एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर जो हम यूज करते हैं दैट इज द टैक पॉलीमरेज। इतनी बात क्लियर बेटा? चलो अब इस चीज को सबको लिख दे हम जरा। तो अगर हम बात करते हैं इस एम्प्लीफिकेशन की, तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मल्टीपल कॉपीज जो हमें चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमारी, ठीक है, इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड, उसको हम सिंथेसाइज्ड करते हैं बाय यूजिंग द 3 मेन बेसिक जो उसके हैं चीज चाहिए, ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग, क्या क्या चाहिए इसको में हमें, सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए होगी फर्स्ट नंबर पे, दैट इज प्राइमर। और प्राइमर के कितने चाहिए, 2 सेट चाहिए। क्यों चाहिए अभी देखेंगे, ठीक है। प्राइमर चाहिए बेटा, प्राइमर के कितने सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। प्राइमर मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, इट इज केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये क्या होता है, इट इज केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। लिख दो इसके आगे, केमिकली synthesized oligonucleotide sequence which is complementary to the, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारे जीनोमिक डीएनए के, सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द जीनोमिक डीएनए। समझ आ गया बेटा, जीनोमिक डीएनए का मतलब क्या है, वो डीएनए जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जिसको कट करके अलग किया है, दैट इज द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। इतनी बात भूलना नहीं है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो हमने प्राइमर ले लिया बेटा, प्राइमर के बाद हम क्या लेते हैं, एंजाइम लेते हैं, ठीक है। प्राइमर के बाद हम क्या लेंगे बेटा, एंजाइम लेंगे,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर हम एक एंजाइम लेंगे, कौन सा एंजाइम लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज लेंगे। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो है हम कौन से वाला लेंगे, इसके अंदर भी हम स्पेसिफिक कौन सा लेंगे बेटा, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जो कि स्टेबल है एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल एट इसमें कैपेबिलिटी है कि वो हाई टेम्परेचर भी काम कर सकता है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको याद हो बेटा, अगर आपको याद हो तो जब आपने 11th के अंदर एंजाइम्स पढ़े होंगे, ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, एंजाइम आर बेसिकली द प्रोटीन्स। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम काम करता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के एंजाइम्स की बात कर लो आप, तो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मींस जो एंजाइम्स हैं वो हायर टेम्परेचर पर एक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ आपने एक टर्म पढ़ी थी, क्योंकि एंजाइम बेसिकली क्या है, दे आर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, और वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है, उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो सल्फर बॉन्ड है, वो सब टूट जाते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो एंजाइम, नॉर्मली जो एंजाइम्स हैं दे कैन नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर, बट वहाँ पर भी आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, एंड दैट इज ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, और या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम विच आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी। और वो कौन सा एंजाइम है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज, कौन से वाला, टैक पॉलीमरेज, जिसमें कैपेबिलिटी है कि इट कैन एक्ट और इट कैन बी एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, और ये हमें कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, ये हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस विच इज थर्मोस्टेबल, क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस को आप नॉर्मली भी देखोगे ना तो ये हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ही रहता है, तो इसने तो अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, सो स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये भी लिख दो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस, जो कि क्या होता है, इट इज थर्मोस्टेबल। ये एंजाइम कैसा है बेटा, इट इज थर्मोस्टेबल, ये एंजाइम थर्मोस्टेबल है। इसको ये इजीली जो है ये किस में रह सकता है, हाई टेम्परेचर में रह सकता है। तो दो चीज हो गई बेटा, एक तो प्राइमर हो गया, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए हमें, ठीक है, उसके बाद हमें एंजाइम चाहिए, और थर्ड नंबर पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी लिख ही देते हैं इसको, थर्ड नंबर का यहीं लिख दो, एक चीज और चाहिए हमें, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो चाहिए होंगे ना, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें। ठीक है, और कैसी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे हमें, क्या चाहिए बेटा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। लिखी दो डीऑक्सी, फिर कंफ्यूज मत हो जाना, याद है ना, एक होती है राइबो न्यूक्लियोटाइड, एक होती है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो अब हमें प्रोसेस करते हैं, हमें को ये पता है हमें कौन सी चीज चाहिए, अब हम हमारी प्रोसेस करेंगे। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमारे पास जो है मैं सीधा बना रही हूं ताकि आपको समझ आए, वैसे तो हमें पता ही है कैसी अपीयरेंस होती है डीएनए की। हमने क्या किया है, अभी हमने इसको सीधा बनाया है, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या लगे होंगे, इसके बेस सीक्वेंस लगे होंगे,
ठीक है, मान लो कि मैं कह देती हूँ यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ जी है तो सी होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये है बेटा आपका डीएनए फ्रेगमेंट जो आपने एक्सट्रैक्ट आउट किया है। सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको आप यूज करेंगे एज टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए। अब हम साथ साथ में लिख रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस होने वाली है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो प्रोसेस होगी दैट इज द डीनेचुरेशन। फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो ये आपका डीएनए फ्रैगमेंट, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट आपका है, ये आपने लिया है। ठीक है, आप यूं कह सकते हो बेटा इसको आप ज्वाइन कर दो। ऑफ कोर्स बीच में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या है? ज्वाइंट है। ये सब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐसे ज्वाइंट है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब है कि आपका ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है इसको आप हाई टेम्परेचर पे रख दो। किस पे रख दो? इसको हाई टेम्परेचर पे रख दो। तो जैसे ही आप इसको हाई टेम्परेचर पे रखते हो इसकी डीनेचुरेशन हो जाती है। मींस ये जो दो डीएनए फ्रैगमेंट थे, ये जो दो स्ट्रैंड्स थे डीएनए के, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट है बेटा, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों ही फ्रैगमेंट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। दोनों ही फ्रैगमेंट क्या हो जाएंगे बेटा? अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन है जिसमें आप इसको क्या दे रहे हो? हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो। सिंपल सी बात है। ये दोनों फ्रैगमेंट हो गए जी अलग। ठीक है, दोनों फ्रैगमेंट क्या हो गए बेटा? अलग हो गए। आपने इसको क्या दिया है? आपने इसको यहां पर दिया है हीट। आपने इसको हीट दी। जैसे ही हीट दी वैसे ही दोनों फ्रैगमेंट जो हैं अलग हो गए। मींस यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए इज हीटेड। और टेम्परेचर नॉर्मली आप कितना लेते हो? 94 to 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हो। ठीक है, सो हेयर डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए इज हीटेड टू दिस मच ऑफ द टेम्परेचर। हीट कर दिया आपने। चलो जी, अब देखो देखो बेटा, ये अब हो गए हैं अलग अलग सारे फ्रैगमेंट्स। अब हमने क्या करना है? सेकेंड स्टेप है बेटा अनीलिंग। पहले क्या हुआ था? देखो, जो मैंने सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिखा है वो आपको वैसे ही याद रखने। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द पीसीआर। पीसीआर के अंदर जो स्टेप्स हैं उनकी सीक्वेंस बतानी है। तो फर्स्ट क्या है बेटा? डीनेचुरेशन है। सेकंड क्या है? अनीलिंग। अब अनीलिंग क्या है? जो हमने वो प्राइमर की बात नहीं की थी। प्राइमर क्या था? प्राइमर केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जब हमारे दोनों फ्रैगमेंट अलग अलग हो चुके हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग अलग हो चुके हैं, यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? प्राइमर लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे बेटा? प्राइमर। और आपको याद है दिस इज द 5 एंड ऑफ डीएनए, 3 एंड 5 एंड 3, ये क्या होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं। याद आ रहा है? ठीक है, क्लियर। और जो आपके प्राइमर है ये हमेशा किस सीक्वेंस में होता है बेटा? 5 to 3 सीक्वेंस में लगाना होता है इसको। इसे 5 to 3। अब देखो, हमेशा ही एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स जो हैं वही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं कहती हूं कि प्राइमर मुझे 5 to 3 सीक्वेंस में लगाना है तो प्राइमर 5 to 3 है। समझ लो, प्राइमर 5 to 3 है तो वो डीएनए के कहां से लगेगा? 3 to 5। जैसे आप दोनों इन फ्रैगमेंट को देखो, ऊपर वाले फ्रैगमेंट को देखो, ये 5 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 3 5 है और वहां से 3 5 ये है तो आपका प्राइमर हमेशा होता है 5 3। मतलब प्राइमर का एंड जो है वो 5 पे होगा। तो ऊपर कहाँ लगेगा? इस साइड पे, और उधर कहाँ लगेगा? उस साइड पे। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे लगा देते हैं अब हम प्राइमर।
ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये क्या है? दिस इज दी प्राइमर। ये क्या है? प्राइमर। तो अनीलिंग का मतलब क्या होता है कि प्राइमर को अटैच करवाना है। अनीलिंग का मतलब क्या है बेटा? कि आपको जो है प्राइमर को, अब जो ये फ्रेगमेंट्स आपके डीएनए स्ट्रैंड जो अलग अलग हुए हैं, इन यहाँ पर आपको अटैच करवाना है क्या? प्राइमर। क्या अटैच कराओगे बेटा? प्राइमर। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो 2 oligonucleotide sequence is annealed with each of the 2 strands of genomic DNA। जो जीनोमिक डीएनए है उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसके आप क्या लगा दोगे? प्राइमर लगा दोगे। इसलिए हमने क्या बोला था कि आपको 2 प्राइमर लेने हैं। आपको क्या लेने थे बेटा? 2 सेट ऑफ प्राइमर लेने थे। याद आ गया अब? ठीक है, तो उसको हम नील करना, नील का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइज करना, दोनों को एक साथ रखना। ये प्राइमर आएगा और इससे जाकर क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? अटैच कर जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट या इसके बाद क्या होगा? देखो, अब ये जो प्राइम्ड फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, इनको आप क्या दोगे? इनको आपको देना है, एक तो आप दोगे बेटा एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन से वाला? टैक पॉलीमरेज। और साथ में यहां पर आप दोगे इसको क्या? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन सबको एक ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर के अंदर बेसिकली आप क्या कर दोगे? हाइब्रिडाइज कर दोगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या देना है? यहां आप दोगे बेटा डीएनए पॉलीमरेज। कौन से वाला? टैक पॉलीमरेज। और साथ में क्या दोगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या दोगे साथ में? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है इतनी बात? तो आपने क्या दिया यहाँ पर? जो आपका प्राइम्ड डीएनए है उसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दे दिए और डीएनए पॉलीमरेज दे दिया। सिंपल सी बात। अब इस प्राइमर को क्या मिल गया? इस प्राइमर को बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड भी मिल रही है और एक एंजाइम भी मिल रहा है जो इसको क्या कर सकेगा? आगे की तरफ फॉरवर्डली इसको क्या करवा सके? इसको लेंदन करवा सके, लंबा कर सके। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अब आपको क्या मिलने वाला है? प्रॉपर ये देखो, ये मिल गया आपको न्यू सेगमेंट या न्यू स्ट्रैंड्स मिल गए। ठीक है, ये ऑफ कोर्स ये कैसे मूव किया होगा? ये इधर से इधर ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये 5 एंड था, ये 3 एंड था, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। ये 3 था, ये 5 था, ये 3 था, तो ये 5 था। ठीक है, और इस थर्ड स्टेप को कहा क्या जाता है बेटा? इस थर्ड स्टेप को आप कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका डीएनए प्राइमर था, इसको हमने दिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स दिए, और इसने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अपना पूरा का पूरा एक फ्रेगमेंट बना दिया विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ द जीनोमिक डीएनए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? टू द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ जीनोमिक डीएनए। इसको अच्छे से देखो बेटा फिर से। ठीक है, क्या हुआ? एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने इन प्राइमर्स को एक्सटेंड कर दिया इन द बाय यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि जो एंजाइम है, द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इट एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। इट एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप इसमें लिख दो
enzyme extends the primer, using the nucleotides and genomic DNA as template। समझ आई है ये बात? इतनी बात समझ आई? फिर से देखो एक बार। हमने या अब ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेटा, हमें पता चल गया ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इससे ही हमें हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे जैसे ये अब जब आप इसको होस्ट के अंदर डाल दोगे, ये रेप्लिकेट करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो आपको इससे क्या मिलने वाला है भाई? प्रोडक्ट मिलने वाला है। इतना हमें पता चल गया था हमें पता। अब फिर हमने सोचा कि क्या हम इस एक डीएनए फ्रेगमेंट से ही पूरा का पूरा, मतलब इतनी मेहनत करी हमने, इसको कट किया, वहां से निकाला, कितने कितने एंजाइम यूज किए, और अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके खुश हो जाएं? नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें कैसे मिलेगा वो? हमें मिलेगा ऐसे कि हमें ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ये भी हमारे पास बहुत सारे हो, ताकि हम इसको बहुत सारे होस्ट के अंदर एक साथ डाल सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करते हैं PCR, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब वो रिएक्शन होती कैसे है? उस रिएक्शन के अंदर सीक्वेंस से हम चलते हैं पीसीआर के अंदर, तो आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा। क्वेश्चन आता है इस पे क्या? फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेशन, देन अनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। सबसे पहले है डीनेचुरेशन। जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है उसको हाई टेम्परेचर दे दो। कितना टेम्परेचर? 94 से 96, नॉर्मली 95 डिग्री टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है, दे दिया। जैसे ही टेम्परेचर दिया तो इस डीएनए फ्रेगमेंट की हो गई डीनेचुरेशन। तो जो 2 डीएनए स्ट्रैंड थे वो दोनों अलग अलग हो गए। जैसे ही अलग हुए आपने उन पे लगा दिया प्राइमर। अब प्राइमर हमें पता है क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है। प्राइमर लगा दिया, और प्राइमर हमेशा कैसा होना चाहिए? विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। और जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऑफ कोर्स इनका जो ये एंडिंग है, जो पैरेलल स्ट्रैंड है, वो क्या होंगे? हमेशा एंटी पैरेलल आपको लगाने। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 5, ठीक है जी। आपने अनीलिंग कर दी, पहले डीनेचुरेशन किया, फिर अनीलिंग भी कर दी। फिर अब अनीलिंग तो कर दी, अब हम चाहते हैं कि ये प्राइमर पूरा लंबा हो जाए, पूरा लंबा लंबा एक एक्सटेंड करे और एक फ्रैगमेंट पूरा नया बने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, या इस प्रोसेस के अंदर हमें आपको देने पड़ेंगे, इस प्रोसेस को देने पड़ेंगे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड और एक एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जैसे ही आपने डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड एक साथ यहाँ पे हाइब्रिडाइज करवाया, ऑप्टिमल कंडीशन में इन सबको एक साथ रखा, ठीक है। तो क्या हुआ? प्राइमर ने इन डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड और एंजाइम को यूज करके एक पूरा नया फ्रेगमेंट बना दिया। मींस देखो, हमने स्टार्ट की थी प्रोसेस, सिर्फ ऐसे 2 स्ट्रैंड थे, अब ऑलरेडी हमारे पास 4 स्ट्रैंड है कि नहीं? अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों स्टैंड्स को फिर से अलग अलग करो, 4 मिलेंगे, इनके ऊपर फिर से प्राइमर लगाओ, फिर और मिल जाएंगे, फिर लगाते जाओ, फिर और मिल जाएंगे। तो बात यह है कि जब आप 30 साइकिल्स ऐसे कंप्लीट कर लोगे, अराउंड 30 टाइम्स अगर आप इसी के ऊपर पीसीआर करते रहोगे, तब आपको बेटा 1 बिलियन जीनोमिक डीएनए मिल जाएगा। कितना? 1 बिलियन। सोचो कितना ज्यादा होता है, ठीक। तो अगर मैं इस प्रोसेस को रिपीट करती रहती हूँ, आगे हो गया ये, ठीक है। कितनी साइकिल्स दे दूं इसको बेटा? मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पर 30 साइकिल्स, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर 30 साइकिल तक रिपीट करती रहूं, 30 साइकिल तक, तो मेरे को हमेशा ऐसे ही बहुत सारे डीएनए मिलते रहेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? 30 साइकिल तक रिपीट किया, तो मुझे क्या मिला? एम्प्लीफाइड। कितना मिला बेटा? एम्प्लीफिकेशन मिली। और कितनी एम्प्लीफिकेशन मिली बेटा? अराउंड 1 बिलियन। एम्प्लीफाइड कितनी? अराउंड
1 बिलियन टाइम्स। कितनी बेटा? 1 बिलियन टाइम। समझ रहे हो? 30 साइकिल रिपीट करने से ही जो हमने जो छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट लिया था वो अपनी पहले उससे 1 बिलियन टाइम अब आपके पास ज्यादा है। कितना? 1 बिलियन टाइम आपके पास ज्यादा है। अब ये जो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स आपको मिले हैं इनको आप क्या करोगे? प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करवा दोगे और उसके बाद इसको एक होस्ट सेल के अंदर डाल दोगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इज नाउ लाइगेटेड विद द amplified fragment is now ligated with the vector। वेक्टर पता है ना आपको? वेक्टर पता है? प्लाज्मिड होता है। ठीक है ना? द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इज नाउ लाइगेटेड विद द वेक्टर टू ऑब्टेन दी rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? दिस rDNA is now transferred into होस्ट सेल या होस्ट बैक्टीरिया, जो भी आप यूज कर रहे हो। अब इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं हमें पता है? बताना बेटा, ट्रांसफर करने की टेक्निक्स बताओ जरा। याद करो, हमने एक आरडीएनए को, अभी तो हम सिर्फ कह रहे थे लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया भी था कि हम ट्रांसफर कैसे करते थे। इसको हम ट्रांसफर करते थे बाय यूजिंग, एक तो हम क्या करते थे, इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते थे। पहले कैल्शियम के साथ उसको हाइब्रिडाइज कराएंगे, हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे, एक तो मेथड ये था। फिर माइक्रो इंजेक्शन वाला था, जीन गन था, याद आ रहा है? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से कर सकते हैं, कुछ याद आया? टीआई प्लाज्मिड वगैरह सब याद आ गए। उनमें से कोई भी मेथड यूज कर कर हम जो हमने आरडीएनए बनाया है उसको होस्ट सेल के अंदर हमने ट्रांसफर कर देना है। कर दिया जी, चलो ठीक है। अब जब होस्ट सेल के अंदर इस आरडीएनए को आप ट्रांसफर कर देते हो तो ऑफ कोर्स ये अपनी कॉपीज बनाता है, जीन क्लोनिंग होती है। जीन क्लोनिंग होने का मतलब क्या होता है बेटा? कि जैसे जैसे वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, जैसे जैसे ये जीन हमने उसके अंदर डाल दिया बैक्टीरिया में, तो वहां जाकर ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। मान लो कि इसका काम था इंसुलिन बनाना, तो ये इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। अब आपको पता है उस सेल के अंदर बहुत सारा इंसुलिन है, तो अब आप क्या करोगे? वो जो प्रोडक्ट बना है आपका उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है आपका उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। सो जो इसके अंदर आपका स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये जो फॉरेन जीन है, इसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको ऑब्टेन करना है। समझ रहे हो फॉरेन जीन क्यों बोला गया? जो बैक्टीरिया उसका खुद का भी तो जीनोम है, वो भी कुछ बना रहा है, बट वो नहीं, जो हमने फॉरेन जीन उसमें डाला है, ये जो आरडीएनए डाला है, इसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको ऑब्टेन करना है। ठीक, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटा इसमें obtaining the foreign gene प्रोडक्ट। मीन्स जो प्रोडक्ट बनाया है आपके फॉरेन जीन ने उसको ऑब्टेन करना है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब देखो, पहले तो सबसे पहले आपको यही बात समझनी है, इसमें लिख देते हैं कि जब आरएनए जो है हमने ट्रांसफर कर दिया तो वहां जाकर ये अपनी कॉपीज बनाएगा, कॉपीज बनाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एक सिंपल सी बात तो पहले यही लिखना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप? व्हेन द आरडीएनए is transferred to rDNA is transferred to bacterial cell, plant cell और animal cell, plant cell और एनिमल सेल। जैसे ही आप आरडीएनए को ट्रांसफर कर देते हो एक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या किसी भी एलियन सेल में, सॉरी एनिमल सेल में, तो जो एलियन डीएनए है आपका,
मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, rDNA starts multiplying। एलियन डीएनए जो है आपका वो क्या करता है बेटा, एलियन डीएनए इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग इन द होस्ट सेल। अब वो होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल, कोई भी आप ले सकते हो। वहां पे जाके डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। और डिवाइड करेगा मतलब कि क्या करेगा, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, इट गेट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द ऑप्टिमल कंडीशन। वो जो ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहां पर ये जो आपने सेल्स दिए ना, होस्ट सेल्स, इनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल रहा हो, एक बढ़िया सा टेम्परेचर हो, मतलब इनको फेवरेबल कंडीशन आप दे रहे हो सारी, ताकि ये क्या कर सके, रेगुलरली मल्टीप्लाई कर सके। क्या कर सके बेटा, रेगुलरली डिवाइड कर सके। सो द एलियन डीएनए इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई, ठीक है, इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन ऑप्टिमल, क्या करता है, ये खुद को एक्सप्रेस करता है ऑप्टिमल कंडीशन में, और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये मोस्टली क्या होता है बेटा, कोई ना कोई आप प्रोटीन ही बनवा रहे होते हो, कोई ना कोई आप क्या बनवा रहे होते हो, प्रोटीन ही बनवा रहे होते हो। अब क्योंकि ये एलियन डीएनए, कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने ये प्रोटीन बनाया है, तो इसलिए हम इस प्रोटीन को यहाँ पर क्या बोल देते होते हैं, इसे हम बोल देते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। याद रखना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, एक तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी बना रही है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा से हमने थोड़ी कोई सेल दी है, हमारी बॉडी बना रही है, वो तो हमारा नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। बट हमने क्या किया, एक सेल के अंदर हमने बाहर से कोई जीन डाला, अब वो जीन कहीं जाकर जो है प्रोटीन बना रहा है, एलियन जीन, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट जीन जो है प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे प्रोटीन को हम क्या कह देते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कह देते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। चलो जी, ये प्रोटीन बना रहे हैं, ये प्रोटीन बनता है, अब इस प्रोटीन को हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है। देखो अब इसमें दो टेक्निक्स होती हैं। हो सकता है कि आप ये रिएक्शन जो है, ये जो आपने पूरा प्रोसीजर है, ये आप एक लैब के अंदर कर रहे हो। कहाँ पे कर रहे हो, एक लैब के अंदर कर रहे हो, जस्ट फॉर योर, मतलब कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस हिसाब से वो उस चीज़ का सिंथेसिस आप लैब में कर रहे हो। तो आप इस होस्ट सेल को, जैसे अगर अगार अगार जो होता है न्यूट्रिएंट मीडियम, उसके अंदर आपने इसको डिवाइड करवाया, और फिर आपने क्या किया, वहाँ से जो थोड़ा सा आपने डिवीज़न करवाई, जितना न्यूट्रिएंट उसको दिया था उसने यूज़ किया, वो डिवाइड किया, और वहाँ से आपने वो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट बना, जो ये प्रोटीन बना, उसको आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। ये तो है एक सिंपल प्रोसीजर जो आप लैब में कर रहे हो। बट हम बात कर रहे थे इंसुलिन की, मुझे चाहिए इंसुलिन बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, ऑल ओवर इंडिया इंसुलिन यूज़ होता है, इतने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ही नहीं इंसुलिन यूज़ होता। अब सिंपल लैब में थोड़ा थोड़ा बना के तो काम नहीं चल सकता, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बड़े बड़े से कंटेनर यूज़ करते हैं, जिनको कहा जाता है बेटा बायो रिएक्टर, जिनको क्या जाता है, बायो रिएक्टर। देखो जो लैब में हमने प्रोसेस की, वहां पर हमने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दिया, बैक्टीरिया ने उस न्यूट्रिएंट को यूज किया, यूज करके जितना वो डिवाइड कर सकता था कर गया। बट बायो रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है, हमें क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। अगर मुझे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं कॉन्टिन्यूसली जो मैंने अपने होस्ट सेल लिए हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल, सोई कोई भी हो, उसको मैं एक ऐसे मीडियम में रखूंगी जहां वो इजीली डिवाइड कर पाएगा, और मैं उस मीडियम का न्यूट्रिएंट जो है, वो जो कल्चर लिया है मैंने, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको मैं खत्म नहीं होने दूंगी, मैं बार बार उस कल्चर को फ्रेश उसमें डालती रहूंगी और यहाँ से प्रोडक्ट निकालती रहूंगी, यहाँ से डलता रहेगा, यहाँ से निकलता रहेगा। मीन्स जो नीचे हम बैक्टीरिया लेके चलते हैं, जो नीचे बैक्टीरिया है वो रेगुलरली डिवाइड करेंगे, उनका बायोमास,
समझ रहे हो, बैक्टीरिया बहुत क्वांटिटी में हो जाएंगे उनका, जैसे जैसे उनका बायोमास इंक्रीज होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टिन्यूअस कल्चर मेथड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस कल्चर मेथड, जो हम बायोरिएक्टर में यूज करते हैं। इसमें कई जगह आप पढ़ोगे बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में क्या है, एक बैच ले लिया कि भाई मैंने इतना कल्चर तुम्हें दिया, बायोरिएक्टर की बात है, बड़ा सा हमने ले रखा है, उसमें तुमने एक टाइम में ही इतना सारा न्यूट्रिएंट डाल दिया, ठीक है, तुम्हें पता था कि इतना मैं डालूंगा, बस मुझे इतना ही प्रोडक्ट चाहिए, वो एक बैच निकल के तुम्हारे पास आ गया, दैट इज बैच। कॉन्टिन्यूस में क्या है कि बैक्टीरिया को कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते रहो ताकि वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहे। जो बैक्टीरियाज हैं, जो सेल्स हैं, वो किस में रहे बेटा? लॉग और द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। याद है आपको, जब हम ग्रोथ फेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नीचे वाला होता है ना, उसको क्या कहते हैं? लॉग और द एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई तुम इंक्रीज नहीं करते हो तो वो क्या हो जाता है? स्टेशनरी। तो हमें उसको स्टेशनरी नहीं होने देना है, हमें क्या चाहिए कि बैक्टीरिया कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करे, कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट यूज करें। तो हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस कल्चर की सप्लाई करते हैं ताकि जो बैक्टीरियाज हैं, जो सेल्स हैं, वो हमेशा किस में रहें? लॉग, और यू कैन से द एक्सपोनेंशियल फेज। क्लियर? चलो जी, ये लिख लिया। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू मेथड्स। प्रोडक्ट कैन बी obtained by ये बेटा, जो प्रोडक्ट है को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय या ऑब्टेन ऑन स्मॉलर स्केल, बाय मत लिखो फिर, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्मॉलर स्केल एंड ऑन लार्जर स्केल। लार्जर स्केल पे चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? बायोरिएक्टर। क्या यूज करते हैं बेटा? हम बायोरिएक्टर चाहे करते हैं। और अगर हमें स्मॉलर स्केल पे चाहिए, स्मॉलर स्केल का मतलब क्या होता है? इन लैबोरेटरी। स्मॉलर स्केल का मतलब होता है लैब के अंदर। स्मॉलर स्केल में अगर हमको चाहिए, लैब के अंदर चाहिए, तो हम एक कल्चर मीडियम लेंगे, कल्चर मीडियम में बी यूज। कल्चर मीडियम जो है उसको यूज करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको हम सीधा क्या कर लेते हैं? फॉर कल्चर मीडियम इज यूज्ड, मे बी यूज्ड फॉर, इसके लिए बेटा मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग desired product and purify it। छोटा सा कल्चर मीडियम लेंगे, वहां से उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। देखो कोई भी आप चीज़ मिलती है ना, आपको वहां से ऑब्टेन होती है प्रोडक्ट, ये अभी ऐसी फॉर्म में नहीं है इसको यूज़ किया जा सके, अभी इसको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, सब कुछ करेंगे फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने छोटी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो आप, तो अब लैब में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लार्जर स्केल पे यूज़ कर रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, उसको जो है मार्केट के अंदर बेचना है, तब आप उसको क्या करते हो? किसमें उसको ग्रो करवाओगे? बायोरिएक्टर में। किसमें ग्रो कराओगे बेटा? बायोरिएक्टर में। यहाँ पर आप क्या यूज करते हो? हेयर, अभी मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं यहाँ पे? हेयर कॉन्टिन्यूअस कल्चर। यहाँ पर क्या करते हैं हम? कॉन्टिन्यूअस कल्चर मेथड जो है वो यूज करते हैं। हेयर कॉन्टिन्यूअस कल्चर मेथड या सिस्टम इज यूज्ड, जहाँ पे जो यूज्ड मीडियम है, जो आप बैक्टीरिया जो यूज कर चुका है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, और जो नया फ्रेश कल्चर है उसको हम बार बार वहां पर डालते रहते हैं। और क्या करते रहते हैं बेटा? डालते रहते हैं, ठीक है।
Here used culture is drained off from one side and fresh culture is added continuously. Fresh culture is added continuously from other side so that cells remain in, किसमें रहे सेल्स जो है, दे रिमेन इन द log or the exponential phase. ठीक है, जो सेल्स जो है वो किस में रहे बेटा, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में. तो एक साउड से तो ड्रेन्ड कल्चर जो है उसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, और जो फ्रेश मीडियम है या फ्रेश कल्चर जो है उसको ऐड करते रहेंगे टू मेंटेन द सेल्स इन देयर लॉग और द एक्सपोनेंशियल फेज. ठीक है, ये जो मेथड है ये इट प्रोड्यूसेस लार्ज बायोमास विच यील्ड हाई लेवल ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, this method produces large biomass and we can get large quantity of desired product. और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. अभी हम इसके लिए ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, बायोरिएक्टर का यूज करें बेटा. और बायोरिएक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर अब दो टाइप के हैं. कौन से, चलो देखते हैं. देखो पहले हमने लिखा, जो अभी हमने पढ़ा है उसको एक बार देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है उसके बारे में. देखो, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. स्मॉल वॉल्यूम से तो हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलेगा, जितना मतलब उसका कोई फायदा तो है नहीं. ठीक है, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम, कितना 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड. ठीक है, दस बायोरिएक्टर जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, एक वेसल की तरह होते हैं. ठीक है, इन विच रॉ मटेरियल मतलब क्या होगा, जो मीडियम जो कल्चर चाहिए उनको, वो साथ में जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट सेल है वो. ठीक है, द रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. वही बनाएंगे ना प्रोडक्ट, वही कहना चाह रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्ट या नॉर्मली आपको प्रोटीन चाहिए होता है या कोई एंजाइम चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी वो बना रहे हैं वो, सिंपल सी बात. ठीक है, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट और ह्यूमन सेल, बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑल द ऑप्टिमल कंडीशन. ठीक है, बायोरिएक्टर जो है इट प्रोवाइड ऑल द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन. ग्रोथ कंडीशन मतलब टेम्परेचर ऑप्टिमम, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, सब कुछ जो सेल्स को डिवाइड करने के लिए चाहिए वो चीज हम उनको दे देते हैं. अब बायोरिएक्टर कैसे होते हैं, इस टाइप के. बायोरिएक्टर बेटा दो टाइप के हैं. कौन से, एक तो होता है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक होता है स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर. तो दिस वन इज द सिंपल, और ये कौन सा वाला होता है, स्पार्ज्ड. बायोरिएक्टर दो टाइप के हैं. कौन से, एक तो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, दूसरा होता है स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर. ठीक है, हम स्टर्ड बायोरिएक्टर की बात कर रहे हैं. वो दो टाइप के हैं, सिंपल स्टर्ड एंड द स्पार्ज्ड स्टर्ड. अब आप देखो सिंपल वाले को, देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे सबसे ऊपर एक मोटर लगी हुई है जिससे टेम्परेचर ऑप्टिमल कंडीशन होगी. ठीक है, यहाँ पे एसिड बेस को कंट्रोल करने के लिए एक वेसल लगी होती है. ठीक है, चलो जी, यहाँ पे स्टीम लगी होती है फॉर स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन का मतलब पता है ना, कि और कोई चीज जो हम बैक्टीरिया चाहते हैं बस वही ग्रो करे और कुछ ना ग्रो करे, सिंपल. ठीक है, फिर देखो बीच में यहाँ पर एक पूरी क्या लगी हुई है, एक
ब्लेडेड सा आपको रोड दिख रही है जिसके साइड में ऐसे ब्लेड्स हैं, दिख रहे हैं? तो दिस इज फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। ठीक है, अब इसका ब्लेड्स का मतलब क्या है? देखो इसके अंदर जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल द मीडियम, इसके अंदर आपका सेल भी होगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स यहाँ नीचे से क्या है? स्टेराइल एयर, इसको ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन जाती है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है कि ये मीडियम है ना ऐसे घूमता है, ताकि ऑक्सीजन चारों तरफ जो है पूरे मीडियम को मिलती रहे। जैसे जैसे ये घूमता है ना बेटा, ऊपर की तरफ क्या बन जाते हैं? देखो कोई भी मशीन जब आप घुमाते हो, आपके घर के अंदर अगर आप मिक्सर ग्राइंडर होता है उसको घुमाते हो, उसके अंदर लस्सी वगैरह कुछ भी बनाओ, इवन ब्लेंडर से कुछ बनाते हो, तो ऊपर झाग आ जाते हैं। वो झाग जो आते हैं, जो फोम आता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को, काफ़ी चीज़ों को क्या करता है? डिस्ट्रक्ट करता है। तो ऊपर ये लगा होता है, दिस ऊपर वाला ब्लेड दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिस इज द फोम ब्रेकर, कि जो वो नीचे से ऐसे घूम रहा है, इसी की वजह से जो फोम बन रहे हैं उन फोम को ये तोड़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेल डिवाइड करते रहेंगे। ये इम्पेलर ये इसलिए है, ब्लेड्स इसलिए है ताकि वो जो मीडियम है उसको घुमाते रहे, ताकि पूरे मीडियम को अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल स्टर। दूसरा क्या है बेटा? स्पाज स्टर। देखो अब यहाँ पे ब्रोथ बन रही थी ऊपर की तरफ, है ना, उस फोम को ब्रेक करने के लिए चाहिए था, तो इसको रिप्लेस करके दूसरा वाला यूज किया। उसमें क्या है? देखो देखो यहाँ पर ये सिंपल सा चीज दिख रही है, यहाँ पे ऑफ कोर्स हम एयर वगैरह डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या होते हैं? बबल। देखा, बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पर जो एयर जाती है ना, वो बबल की फॉर्म में जाती है। इस वाले में, स्पाज्ड वाले में, एयर जो है बबल की फॉर्म में जाती है, और जब बबल की फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। वो देखो, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। बबल जो है जल्दी जल्दी जाएंगे ऊपर, देखा ना आपने बबल्स कैसे कैसे ऊपर आते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी जाएंगे तो इजीली पूरे के पूरे मीडियम को ना ऑक्सीजन मिलता रहेगा, सब बैक्टीरिया को मिलता रहेगा, और वो इजीली डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, जो भी सेल हम यूज कर रहे हैं उसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाती है? गैस की एंट्रैपमेंट हो जाती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो ये दो टाइप के हैं। जस्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि बायोरिएक्टर का यूज क्या है, दो टाइप के बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बस ये सिंपल सा ही बात है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अब हमने बायोरिएक्टर की हेल्प से प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट तो हमने इसका बना लिया। अब उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में भेजना है। क्या हम उसको ऐसे ही भेज देंगे मार्केट में? नहीं, अभी हमें उसकी करनी पड़ेगी प्योरिफिकेशन। क्या करनी पड़ेगी बेटा? पहले तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे, उसकी स्टरलाइजेशन करेंगे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे लिख देते हैं हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मींस जो प्रोडक्ट मिला है उसको हमने प्यूरिफाई करना है, उसको हमने क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब क्या है? कि प्रोडक्ट जो बनाने वाला फेज था ना बायोरिएक्टर के अंदर, वो हमने बना दिया। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब इस प्रोडक्ट को जो है हम बहुत सारी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ताकि इसको क्या कर सके? हम प्यूरिफाई कर सके और मार्केटिंग के लिए इसको रेडी कर सके। ठीक है, किसके लिए रेडी कर सके बेटा? मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट हमें मिल गया, नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोडक्ट, इट इज subjected to series of
processes before it is marketed. तो मार्केट में भेजने से पहले कि लोग इसको यूज कर पाए, इससे पहले इसको बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू इस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है, ठीक है। और उन प्रोसेसेस का जो है क्या होता है बेसिकली उसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आप क्या लिख सकते हो? दीज प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ये जो प्रोसेसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? दे इंक्लूड दी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। समझ आई आपको बात? प्रोडक्ट आपको मिल गया था, प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको हर काफ़ी सारी अलग अलग कोई चीज़ हो तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इन सब सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहेंगे। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है उसको हम क्या करेंगे? उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल चेक, मान लो कि ड्रग ही बनाई हमने, इंसुलिन बनाई है, तो उसको बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो है उसको हम पहले ट्रायल्स करते हैं, उसकी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तब कहीं जाके उसको मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है हमारा, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नाउ is subjected to quality control and preservatives are also added। उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि उसको लंबे टाइम तक यूज किया जा सके, ठीक है। इन केस ऑफ ड्रग्स, अगर आपने कोई ड्रग बनाई है इस मेथड से, in case of drugs, clinical trials are essential। अगर आपने ड्रग बनाई है तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं बेटा वो बड़े एसेंशियल हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? सो प्रोडक्ट ऑब्टेन नाउ इज सब्जेक्टेड टू क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड। इन केस ऑफ ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स आर एसेंशियल। तो ये था बेटा आपका पीसीआर और बायोरिएक्टर, ठीक है। पीसीआर और बायोरिएक्टर। इसके बाद आपको मैम ने दिए हैं कुछ होमवर्क। देखो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये क्या है आपके बेटा? होमवर्क क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है बेटा, 7, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। अब आप कहोगे मैम जब चैप्टर ही खत्म हो गया तो फिर आप कैसे डिस्कस करोगे? तो बेटा अगर आपको याद हो, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम इसकी क्या करते हैं? एनसीईआरटी डिस्कशन करते हैं। तो हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल हैज बीन कंप्लीटेड। बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया है विद ईच स्टेप, विद ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। बट अब हम उसी एनसीईआरटी को हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी एनसीईआरटी में कहाँ दी है, हमें उसको कैसे पढ़ना है, और साथ साथ में मैं आपको ये क्वेश्चन भी डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है बेटा। ऑल क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं किया है, किसी का कुछ थोड़ा बहुत बैकलॉग रहता है, तो प्लीज़ जस्ट सी द लेक्चर्स, प्रिपेयर योर नोट्स एफिशिएंटली, ठीक है। सारे नोट्स आपको अच्छे से बनाने। देखो बेटा नोट्स बनाने का एक मेथड होता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि एनसीईआरटी का कुछ ना ही छूटे, बट आप जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो प्लीज़ आप उस टाइम तो आप ऑफ कोर्स ये नोट्स करते हो, ठीक है। बाद में आप क्या किया करो बेटा कि अपनी एनसीईआरटी भी देख लिया। अगर आपको लगता है कि हाँ
मुझे लगता है कि मुझे ये लाइन भी उसमें ऐड करनी है, तो जस्ट एडिट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस करते हो, अगर आपको लगता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी, तो जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, एक पॉइंट की फॉर्म में उसको अपने नोट्स में ही ऐड कर दो। जो भी क्वेश्चन आपके लगता है कि आपको गलत हो रहे हैं, है ना, उसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में अपने नोट्स में ऐड कर लो। क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन बार बार पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं भी पढ़ पाता है बच्चा, बट नोट्स तो ऑफ कोर्स पढ़ने ही पड़ते हैं ना। तो जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे बेटा, तो वो रिपीटेडली रिवाइज होते रहेंगे और आपको पता ही लगेगा कि आपने क्वेश्चन भी रिवाइज कर दिए। समझ रहे हो इस बात को? थोड़ा सा ये सिस्टम समझ आया? आइया होगा। ठीक है, तो चलो बेटा पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द एनसीईआरटी डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।